दोस्तों नमस्कार। आजाद भारत का सपना करोड़ों भारतीयों की आंखों में 75 बरस पहले किस तरीके से रेंग रहा था और उन सपनों के आसरे भारत कौन सा ताना बाना बुन रहा था, आजादी के अमृत काल के मौके पर क्या उसे याद किया जा सकता है? और आज भी आजाद भारत के भविष्य को लेकर जो चकाचौंध, जो संघर्ष, जो जिंदगी इस देश के करोड़ों नागरिकों के जहन में लगातार रेंगती है और आंखों में बसती है, क्या उसे मौजूदा वक्त में सामने रखा जा सकता है? सपना हर किसी ने देखा। आजादी के वक्त संघर्ष करते हुए सपना नाउम्मीदी में ना तब्दील हो जाए, इसको लेकर संघर्ष तेज दर तेज होता चला गया। और जब आजादी मिली तो हर जहन में आजाद भारत को लेकर जो सपने संजोए गए, उसमें महात्मा गांधी ने हर आंख के आंसुओं को पोंछ डालना है, कमोवेश यही सपना देखा था। और नेहरू ने आजाद भारत की चकाचौंध का वह सपना देखा था जहां भारत प्रगति के रास्ते आगे बढ़े, गरीबी मुफलिसी इस देश से खत्म हो जाए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी आजादी के साथ लोकतंत्र को लेते हुए जिस सपने को संजोया, वो समानता का सपना था। हर किसी की आर्थिक स्थिति कमोवेश एक बराबर कैसे हो जाए और इस देश में हर नागरिक के हक संविधान के तौर पर नहीं बल्कि जमीनी तौर पर हक बराबर के कैसे मिले, इस बात का जिक्र लगातार बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा के हर भाषण में करते चले गए। लेकिन जैसे ही जिक्र 15 अगस्त 1947 का आता है, हर किसी के जहन में नेहरू का वो भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से साक्षात्कार, वो शब्द गूंज जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही इस सच को कोई समझ नहीं पाता है कि एक तरफ नेहरू देश की पार्लियामेंट के केंद्रीय हॉल में जब भाषण दे रहे थे, उस वक्त दिल्ली से तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर महात्मा गांधी कलकत्ता के हैदरी मंजिल में जमीन पर चटाई बिछाकर गहरी नींद में सोए हुए थे। कलकत्ता जगमग कर रहा था, लेकिन हैदरी मंजिल में अंधेरा छाया हुआ था। तमाम दुनिया के पत्रकार लगातार आग्रह कर रहे थे महात्मा गांधी से, आप कोई एक संदेश तो दे दीजिए, लेकिन उन्होंने संदेश नहीं दिया। उनके जहन में उस दिन क्या चल रहा था और नियति से साक्षात्कार को लेकर नेहरू जो जिक्र कर रहे थे, उससे इतर बाबा साहब अंबेडकर जिस समानता का जिक्र और संविधान कहीं कागज के पन्नों में तब्दील ना हो जाए, इस बात का खुले तौर पर जिक्र आजादी के बाद भी संविधान सभा में क्यों कर रहे थे? हमें लगता है कि सपनों के आसरे आज इस देश को समझने की कोशिश कीजिए कि आजादी के अमृत काल के मौके पर भी 75 बरस पहले इस देश की वह घटनाएं जो मौजूदा वक्त में सच की जमीन पर आकर खड़ी हो चली है, और हम और आप दोनों उससे कहीं अनभिज्ञ तो नहीं है। क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं, 1947 में भारत की जितनी जनसंख्या थी, उस वक्त भारत उस जनसंख्या को अनाज खिला पाने की स्थिति में भी नहीं था। हम आत्मनिर्भर नहीं थे अनाज को लेकर, लेकिन आज आत्मनिर्भर हो चले हैं अनाज को लेकर। लेकिन उस वक्त के एक भारत और उस भारत से दुगनी बड़ी तादाद में जितनी जनसंख्या है, उतने भारतीयों को हम आज मुफ्त में 5 किलो अनाज देने की परिस्थिति इस देश में ला चुके हैं। यह देश की आर्थिक उपलब्धि नहीं बल्कि अनाज से परिपूर्ण भारत की एक समझ है। तो क्या जिस आर्थिक उपलब्धि का जिक्र नियति से साक्षात्कार करते हुए नेहरू सोच रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर जिस समानता का जिक्र कर रहे थे और महात्मा गांधी हर आंख से आंसू पोंछने का जिक्र करते हुए अंधेरे कमरे में 15 अगस्त 1947 को कैद खुद को किए हुए थे, क्या उन परिस्थितियों से आप गुजरना चाहेंगे? हमें लगता है कि आज इन परिस्थिति से मौजूदा वक्त की स्थितियों के आईने में इस देश को देखने की कोशिश कीजिएगा। यह कोशिश बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बात की शुरुआत मौजूदा वक्त के उन शब्दों के साथ हो जाए जब जिक्र ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी का नेहरू करते हैं। और नेहरू जब नियति से साक्षात्कार करते हैं तो वह जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस भाषण के चंद अंश को समझिए। बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब
उस वादे का पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। वो कौन सा वादा था? आज जैसे ही घड़ी की सुइयां मध्यरात्रि की घोषणा करेगी, जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आजादी की करवट के साथ उठेगा। सपना संजोया नेहरू ने अपने नियति से साक्षात्कार के भाषण में, लेकिन उसके ठीक समानांतर संविधान सभा जब सजती है इस आजादी के तुरंत बाद, उस वक्त संविधान सभा में एक भाषण बाबा साहब अंबेडकर का होता है, जो खुले तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं कि जब हम लोकतांत्रिक देश हो जाएंगे, यानी इस देश में संविधान लागू हो जाएगा, तो आप जॉन स्टुअर्ट मिल जो विचारक थे उनकी बात को ध्यान में रखिएगा। वह लोकतंत्र बरकरार रखने में जिस सावधानी का जिक्र करते हैं उससे आप सावधान हो जाइएगा। अब आप सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर तब जॉन स्टुअर्ट मिल का जो जिक्र कर रहे हैं उनके शब्दों को सुनिए। वो कहते हैं, किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता को चढ़ा ना दें या उसे वह शक्तियां कतई ना सौंपे जो उसे उन्हीं ही के संस्थानों को मिटाने की शक्ति देता है। यानी सत्ता के सामने भक्ति रस में ना डूबें। और इसको व्याख्यात करते हुए वह चंद पंक्तियां और कहते हैं इसको भारत के संदर्भ में समझना होगा, क्योंकि किसी अन्य देश की अपेक्षा भारत के लिए यह चेतावनी अधिक आवश्यक है। क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या वीर पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। उस दौर में भी उन्हें समझ में आ रहा था कि राजनीति के आगे अगर जनता नतमस्तक हो गई और असमानता के भाव में भारत को आजादी जिस रूप में मिली है, और संविधान समानता का जिक्र जरूर करता है, लेकिन जब आप कमजोर कर दिए जाएंगे और संवैधानिक संस्थान आपको अपने तौर पर राजनीतिक तौर पर गुलाम बना लेंगे, तो वो शख्स तानाशाह के तौर पर होगा। यह इंगित उस दौर में किया जा रहा है जब आजादी मिली। ये तो हम अमृत काल में खड़े हैं। अब यहां पर अगला सवाल आता है कि दोबारा लौटिए आप नियति से साक्षात्कार के कालखंड में, उसके हिस्सों को सुनिए, तब आप महात्मा गांधी से रूबरू हो पाएंगे कि आखिर वह क्यों अंधेरे कमरे में थे, और उसके साथ ही मौजूदा वक्त में उस दौर के एक भारत का दुगना भारत आज भूखा है। हम उसे मुफ्त में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत अनाज बांटते हैं। यह भारत का सच है। लेकिन नियति से साक्षात्कार में नेहरू कहते हैं, यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में यदा कदा आता है, जब हम पुराने से नए में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है, जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दमित आत्मा नई आवाज पाती है। यकीनन उस विशिष्ट क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ ले। मानवता की सेवा अर्पण करने की परिस्थिति गांधी पैदा करते हैं, और गांधी आजादी के उस क्षण में उत्सव नहीं मनाते हैं। वो कोलकाता में, मौजूदा वक्त में कोलकाता शब्द है, उस समय कलकत्ता शब्द था, कलकत्ता के भीतर हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिक परिस्थितियां जिस रूप में पैदा हुई थी, उन परिस्थितियों के साथ वो कैसे खड़े होकर हर व्यक्ति के साथ अपने सरोकार को क्यों जोड़ते हैं, और भारत की राजनीतिक सत्ता सरोकार से हटकर सियासत साधते हुए जिन सपनों को जगाना और जिलाना चाहती है, वो सपने भारत में अमृतकाल के वक्त भी अधूरे से क्यों लगते हैं। हमें लगता है नियति से साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आप सुनिए। ये बहुत आसान नहीं है कि 75 बरस पहले पार्लियामेंट में दिया गया देश के पहले प्रधानमंत्री के भाषण का वो हिस्सा जो मौजूदा वक्त में आपके भीतर कहीं हिचकोले पैदा करे। अब हमारा भविष्य आराम और दम लेने के लिए नहीं है, बल्कि उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के निरंतर प्रयत्न से है जिसकी हमने बारंबार शपथ ली है, और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं ताकि हम उन कार्यों को पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ पीड़ित जनों की सेवा है, यानी करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका आशय गरीबी, अज्ञानता,
बीमारियों और अवसर की असमानताओं के खात्मे से है। अब इसके ठीक समानांतर, इसके अगले हिस्से पर आए, इसके ठीक समानांतर हमें लगता है महात्मा गांधी 14 अगस्त और 15 अगस्त को क्या कर रहे थे। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा कहे गए शब्द, क्योंकि उस समय बीबीसी ने उनके सामने अपने रिपोर्टर को भेजा और कहा कि आप कोई एक संदेश दे दीजिए, हम दुनिया भर में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें उसको अनुवादित करके दुनिया भर में आपके संदेश को प्रसारित कराएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, और जब उन्होंने ये सब लालच दिए तो उन्होंने अपने सचिव से कहा जाके कह दो मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, यानी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और फिर वो अंधेरे कमरे में क्यों चले गए और उस पीरियड में वो क्या कर रहे थे। 14 अगस्त को प्रार्थना सभा, जिस इलाके में हैदरी मंजिल है, जो बेलिया घाट का इलाका है, उस इलाके के टूटे फूटे घर में जब वो वहां पर से निकले शाम के वक्त और प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग मौजूद थे, वहां वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कल 15 अगस्त को हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आज आधी रात को भारत 2 देशों में विभाजित हो जाएगा। कल का दिन खुशी के साथ दुख का दिन भी होगा। अगर कलकत्ता में 20 लाख हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के जान के प्यासे हो रहे हैं तो मैं किस मुंह से नोआखली जाकर मुसलमानों के सामने हिंदुओं का केस रखूंगा। और इस प्रार्थना सभा के बाद वह दोबारा हैदरी मंजिल में लौट आए। नोआखली, जहां 1946 सितंबर अक्टूबर के महीने से दंगे शुरू हो गए थे, वहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, हिंदुओं की जान पर खतरा था। कलकत्ता शहर में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, मुसलमानों की जान पर खतरा था। और वह प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र कर रहे हैं और हिंदुओं से कह रहे हैं कि हम हिंदुओं का जिक्र करने नोआखली जाए, उससे पहले यहां तो स्थिति अनुकूल कीजिए। यह 14 तारीख के प्रार्थना सभा का दिया हुआ भाषण है। 15 अगस्त को उन्होंने 2 लेटर लिखे थे। एक पत्र उनका जो था वह ब्रिटेन में लिखा गया था, इंग्लैंड में 15 अगस्त को अगाथा हैरिसन को पत्र लिखा था, जो उनके मित्र थे। अगाथा हैरिसन को लिखते हैं कि प्रिय अगाथा, मैं चरखा काटते हुए तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं या डिक्टेट कर रहा हूं, जिसको लिखा जा रहा है। तुम्हें पता है आज जैसे बड़े अफसरों की मेरा मनाने का तरीका अपना अलग है। प्रार्थना कर ईश्वर को धन्यवाद देना, इसके बाद उपवास का समय है। अगर आप हल्के रस पीने को उपवास माने और फिर गरीबों के साथ अपना जुड़ाव दिखाने के लिए चरखा काटते हैं तो यही मेरा तरीका है। और ब्रिटेन में मेरे सारे दोस्तों को प्यार कहना, वही ब्रिटेन जिससे 3 दशक तक साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने आजादी के संघर्ष में हिस्सा लिया, कांग्रेस को पुनर्जीवित किया, इस देश के भीतर में एक बड़ी मोटी लकीर खींची, जो सांप्रदायिक आजादी की लड़ाई में हिस्सों को जो बांटना चाहती थी, उससे एक मोटी लकीर जिसमें हर कोई शरीक होता चला गया। वह आजादी के बाद उन्हें भी प्यार भेज रहे हैं जो ब्रिटेन में रहते थे, जिन्होंने भारत पर बरसों बरस तक शासन किया। एक दूसरा पत्र उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर को लिखा। राजकुमारी अमृत कौर नेहरू के मंत्रिमंडल में पहली हेल्थ मिनिस्टर थी और राजकुमारी अमृत कौर के कालखंड में ही दिल्ली में एम्स बना और इस एम्स के लिए पैसा भारत सरकार के पास नहीं था। उस पैसे की व्यवस्था कैसे न्यूजीलैंड के जरिए कराई गई, यह भी उस दौर में राजकुमारी अमृत कौर, जो उनकी पहचान हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर थी, उसकी एक अलग पहचान है। लेकिन पत्र जो 15 अगस्त 1947 में उन्होंने लिखा, मैं एक मुस्लिम के घर में रह रहा हूं, वह सब बहुत अच्छे हैं, मुझे जितनी भी मदद की जरूरत है वह मुझे मुस्लिम दोस्तों से मिल रही है। मुझे दक्षिण अफ्रीका में बिताए और खिलाफत के दिन याद आ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान एक दिन के अंदर दोस्त बन गए हैं। मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। ऐसा लगता है कि सुहारवर्दी भी अब बदल गए हैं। सुहारवर्दी जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, और कलकत्ता में जब हिंसा हुई और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए तो सुहारवर्दी को दोषी माना गया। वह सुहारवर्दी कभी भी जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं आ पाए, लेकिन जब हैदरी मंजिल में
महात्मा गांधी ने रहना शुरू किया और सोहरावर्दी ने कहा कि कलकत्ता में आपको रहना चाहिए, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर सोहरावर्दी से कहा आपको भी अपनी रईसी छोड़नी होगी, फकीरी के साथ मेरे साथ रहना होगा, तब कलकत्ता में मैं रहकर यहां की परिस्थिति में उस आखिरी बंदे तक, वह हिंदू हो या मुसलमान, वह अपने घर जब तक वापस नहीं लौट जाता है जहां वो रहता था और इन परिस्थिति में बाहर निकला है, तब तक हम नोआखली भी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तब तक आपको हमारा साथ देना होगा। और फिर सोहरावर्दी भी साथ निकल कर आए और उसी हैदरी मंजिल के भीतर जब 24 तारीख को जब नारे लग रहे थे प्रार्थना सभा के बाद और सोहरावर्दी को दोषी माना जा रहा था, तो वह सोहरावर्दी ने माना हां मैं जिम्मेदार हूं जो हत्याएं हुई, और उसके बाद स्थिति सकारात्मक होती चली गई। क्योंकि जिस प्रार्थना सभा में उस वक्त महात्मा गांधी गए थे वह दरअसल मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब का मैदान था और उसमें लाखों की तादाद में वहां पर कमोवेश हर कौम से जुड़े हुए लोगों की मौजूदगी थी। उस प्रार्थना सभा के जरिए बंगाल के भीतर और कोलकाता के भीतर कैसे एक सामान्य स्थिति बनाई जाए, इसकी एक रूपरेखा उन्होंने तैयार की। और आजादी के जश्न से इतर भारत के भीतर में क्यों सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की सोच होनी चाहिए और हर कोई एक साथ चले, इसका जिक्र उन्होंने कई मौकों पर प्रार्थना सभा में उसी दौर में किया जो 13 अगस्त से लेकर 30-31 अगस्त तक लगातार हैदरी मंजिल में रहकर वो प्रार्थना सभाओं में जाते थे। भारत तो वहीं था, पाकिस्तान यहां से निकलकर चला गया और वो एक अलग देश के तौर पर ये दर्द भारत के साथ रहेगा, ये टीस रहेगी, लेकिन भारत की अपनी परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों को सहेजना और लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाने का काम इस देश के लोगों को करना है और यह काम पुलिस से नहीं होता है, लोगों से होता है। इसका जिक्र खुले तौर पर नेहरू ने भी माना, सरदार पटेल ने भी माना और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना। और लॉर्ड माउंटबेटन ने तो बाकायदा पत्र लिखा महात्मा गांधी को कि कलकत्ता में जिस तरीके से आपने शांति ला दी है, पंजाब के भीतर हमारे पास 35,000 सैनिक हैं, लेकिन वह किसी तौर पे शांति नहीं ला पाए, जबकि आप कलकत्ता में एक अकेले शख्स हैं। तो अब आप पंजाब आइए और पंजाब की स्थितियों को ठीक कीजिए। लेकिन उन परिस्थितियों के बीच 31 अगस्त को जब हैदरी मंजिल पर हमला हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी ने उपवास रखा और उस 72 घंटे के उपवास के वक्त में दिल्ली की राजनीतिक सत्ता की गद्दी भी डोली और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरार पैदा करने वाली राजनीति थी वह भी कहीं हिचकोले खाने लगी। एक के बाद एक जत्थे महात्मा गांधी के पास आने लगे और उन्होंने अपने हथियारों को उनके सामने रखना शुरू कर दिया। वो सारे हथियारों में से चंद हथियार आज भी उस हैदरी मंजिल, जो अब गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, उस वहां पर म्यूजियम के तौर पर 1985 में उसको स्थापित किया गया। ज्योति बसु ने बनाया था, उस समय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के वही थे और उस म्यूजियम के भीतर वो हथियार आज भी रखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद उपवास कर उन्होंने कहा अब जब तक लोग नहीं कहेंगे, और इस प्रक्रिया में यहां तक कि लोहिया भी वहां पहुंचे उन हिंदुओं को लेकर कि जो अपने आप को समर्पित महात्मा गांधी के सामने करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि हां उन्होंने अगर हिंसा में शामिल हुए तो अब वह चीजों को अनुकूल कर देंगे। यहां से एक दूसरे सपने की शुरुआत होती है। यह सपना भारत के भीतर उन्नति का है, विकास का है। और उन्नति और विकास का मतलब बड़े डैम नहीं होते हैं, बड़ी सड़कें नहीं होती हैं। विकास और चकाचौंध का मतलब दिखाई देने वाली चीजें नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी से कैसे जुड़ेंगी, इसका जिक्र अपनी परिभाषा के साथ महात्मा गांधी करते हैं और अपनी परिभाषा के साथ बाबा साहब अंबेडकर करते हैं और अपने तरीके से नेहरू जिस नियति से साक्षात्कार कहते हैं उसमें भी इस बात का जिक्र करते हैं और कहते हैं उसमें, आज हम जिस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं आजादी के दिन 15 अगस्त 1947, आज हम जिस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं वह हमारी राह देख रही महान विजयों और उपलब्धियों की दिशा में महज एक कदम है। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के लिए क्या हमारे अंदर पर्याप्त साहस और अनिवार्य योग्यता है? इस योग्यता और साहस को लेकर वह खुद से सवाल करते हैं, इस देश से सवाल करते हैं, सियासत से सवाल करते हैं। और इन परिस्थितियों के साथ बाबा साहब अंबेडकर
जब संविधान सभा में इस बात का जिक्र करते हैं कि जब आर्थिक तौर पर समानता नहीं आएगी तब तक इस संविधान का मतलब कोई नहीं, और लोकतंत्र अगर बराबर वोट के अधिकार के आश्रय देख रहे हैं तो फिर इससे बड़ी गुलामी कुछ नहीं होगी, क्योंकि आर्थिक तौर पर समानता इस देश की पहली जरूरत है। वह खुद जिस समाज से निकले और जिस संघर्ष के आश्रय उन्होंने अपने ज्ञान को बुलंदियों तक पहुंचाया, और भारत के भीतर जिन सवालों को लेकर इस देश में हाशिए पर पड़े समाज, दलित समाज के भीतर रोशनी पैदा करने की कोशिश, वह भी ज्ञान यानी किताबों के जरिए उन्होंने शुरुआत की, वह परिस्थितियां बीते 75 साल में कहां ठहर गई कोई नहीं जानता है। और तो और महात्मा गांधी इस बात का भी जिक्र करते थे, और नेहरू ने इसीलिए प्लानिंग कमीशन यह कहकर बनाई कि दरअसल प्लानिंग कमीशन सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखे, उन आंकड़ों के आश्रय इस देश की जमीनी हकीकत में क्या चीजें लागू हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, इसे समझने की कोशिश करें। और महात्मा गांधी भी कहते थे कि आप इतने करोड़ लोगों के आश्रय इस देश की आज़ादी में दुनिया के सबसे बड़े देश के तौर पर भारत की पहचान तो पा सकते हैं, लेकिन क्या कोई भूखा है? क्या कोई रात में आराम की नींद सो पा रहा है? क्या उसे कोई भय डर नहीं है? अगले दिन वह सुबह उठेगा तो रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। संविधान हमारा ऐसा रहना चाहिए, इसीलिए नीति निर्देशक तत्वों का बाद में जिक्र करना पड़ा। और उन परिस्थिति में बार बार महात्मा गांधी कहते थे कि संविधान में इन चीजों को हक के तौर पर अगर आप दर्ज करा रहे हैं तो राजनीतिक तौर पर ये कैसे लागू होंगे, यही राजनीतिक सत्ता की उपलब्धि होनी चाहिए। और अपने तौर पर बाबा साहब अंबेडकर इसका खुले तौर पर जिक्र करते हैं कि अगर ये लागू नहीं होगा तो ये पूरा संविधान सिर्फ कागजों में तब्दील दिखाई देगा। उन सपनों के आश्रय मौजूदा वक्त के सपनों में हम आप कहां पर खड़े होंगे, यह जिक्र आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2-3 किताबों का हमको लगता है आपको भी इस किताबों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। एक तो तुषार गांधी की किताब है लेट्स किल गांधी, दूसरी किताब है जो द लास्ट फेज, ये किताब प्यारेलाल जो गांधी के सचिव थे उन्होंने लिखी है। और 14-15 अगस्त के दौर में जो संवाद महात्मा गांधी का जिन जिन लोगों से होता है और कोलकाता के हालात में हिंदू मुस्लिम और शहरी सांप्रदायिक परिस्थितियों के मद्देनजर जिन बातों का वो जिक्र करना लगातार चाहते हैं और प्रार्थना सभा में जिक्र करते हैं, उसमें 3 सवाल हमेशा रेंगते हैं। और वह 3 सवाल आज़ादी के अमृतकाल के वक्त भी रेंगते हैं। वह 3 सवाल लोगों की भूख से जुड़े हैं, वह 3 सवाल इस देश में आर्थिक समानता से जुड़े हैं, वह 3 सवाल बराबर के हक में लोगों को मिलने वाली शिक्षा से जुड़े हैं। यह तीनों सवाल कहीं अधूरे तो नहीं रह गए। और जो सपना 75 बरस पहले इस देश में आज़ादी के लिए संघर्ष करने और सत्ता संभालने और संविधान के रचयिता तक ने देखा, अगर 75 साल के बाद वही सवाल दोबारा इस देश के पटल पर रेंगने लगते हैं तो सवाल सिर्फ आज़ादी के अमृतकाल भर का नहीं है। सवाल तो यह है कि ऐसे कई अमृतकाल आते चले जाएंगे, लेकिन ये शब्दों की लब्बो लुबाब और उसमें टंगे हुए स्वर्ण अक्षर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लोगों की जिंदगी से जुड़ाव राजनीतिक सत्ता का क्यों नहीं हो पाया और अपनी चकाचौंध में उसने देश की चकाचौंध को कैसे देख लिया, ये सारे सवाल 14 और 15 अगस्त और शायद अगस्त के महीने में संविधान सभा की बैठकों में जब महात्मा गांधी का जिक्र यह कहकर आया कि उन्होंने कम से कम चैन की नींद कलकत्ता में तो ला दी, तो तालियों की गूंज और शोर शराबे के बीच हर किसी ने यही कहा, हम अरे पास एक ही तो महात्मा गांधी हैं और हम गांधी कहाँ से लाएंगे। इस देश के भीतर में यही सवाल सरदार पटेल को लेकर भी आ सकता है, नेहरू को लेकर भी आ सकता है और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी आ सकता है। लेकिन इन सवालों का निचोड़ शायद भारत के भीतर एक ऐसे स्टेट्समैन की जरूरत है जो इन परिस्थितियों को एक साथ समेटकर भारत को उस अक्स तले देखने की शुरुआत तो करे जो 15 अगस्त 1947 को काले अंधेरी कोठरी में हैदरी मंजिल में गांधी ने देखा, पार्लियामेंट की चकाचौंध में नेहरू ने सोचा और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में खुले तौर पर प्रस्तुत कर दिया। आप सभी को
आज़ादी के 75 बरस पूरे यानी अमृत काल के इस दौर में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।